अगर मैं आपसे कहूं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, रोज चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं, किसी कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ने की भी जरूरत नहीं, कोई न्यूज देखने की भी जरूरत नहीं, फिर भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और इसी का बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि म्यूचुअल फंड सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जैसे ही आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपके सामने ऑप्शंस की पूरी लिस्ट खड़ी हो जाती है, जहां पे आपको दिखाई देता है स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, डेप्थ म्यूचुअल फंड। और वहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप कहां पे इन्वेस्ट करें और आपके लिए सही कौन सा है। और इसी वजह से कई लोग इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करते और कहीं सिर्फ सोशल मीडिया से कोई एडवाइस लेके किसी भी फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और इसीलिए मैंने आज ये पूरा कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स बताया है, जिसमें मैं आपको जीरो से लेके समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं, कौन सा आपको चूज करना चाहिए। अगर आप आपके 20s में हो तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए, अगर आप आपके 30s में हो तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कौन सा, आपको अगर सेफ आपकी कैपिटल रखनी तो कौन सा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, ये सब डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सिर्फ 10 मिनट में एनालिसिस कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप अपनी नोटबुक जरूर निकाल लेना, क्योंकि ये पूरा कोर्स आपका एक डिटेल गाइड होने वाला है आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स अंडरस्टैंड द म्यूचुअल फंड फ्रॉम बेसिक टू प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम आज के वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं म्यूचुअल फंड का आपको कंप्लीट बेसिक्स बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, वर्क कैसे करता है, ये कंप्लीटली मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड कौन से होते हैं और आपके लिए कौन सा सुटेबल है, ये आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एसआईपी क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है और ये काम कैसे करता है, ये हम देखेंगे। उसके बाद कॉस्ट, जो भी आपको म्यूचुअल फंड खरीदते समय जो भी कॉस्ट लगती है, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो हो गया, एग्जिट लोड हो गया, ये कैसे चेक करना चाहिए, या कौन सी कॉस्ट आपको म्यूचुअल फंड में लगती है, ये हम देखेंगे। उसके बाद टैक्सेस हम देखेंगे और उसके बाद फंड सिलेक्शन का मैं पूरा आपको रोड मैप दे दूंगा, ताकि आप फ्यूचर में कभी भी आपका अगर फंड सिलेक्ट करना चाहो तो आप इंडिपेंडेंटली कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपका एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करके दूंगा, जिसके मदद से आप मतलब एक अच्छा पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हो। और अगर आप चाहो तो आपको मैं एक पूरा रोड मैप दे दूंगा कि आपको अगर फ्यूचर में पोर्टफोलियो बनाना है, आपका खुद का पोर्टफोलियो बनाना है या किसी फ्रेंड का पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप कैसे बता सकते हो। तो ये पूरा कंप्लीट कोर्स होने वाला है, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इसके बाद आपको म्यूचुअल फंड का कोई भी वीडियो तक देखने की जरूरत नहीं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो चलो चलते हैं हमारे पहले स्लाइड पे और देखते हैं हम कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लो आपके पास 1000 रुपीज है, ओके। अब आपके पास ये जो 1000 रुपीज पड़े हैं, ये आपको इन्वेस्ट करना है, ओके। लेकिन आपको इन्वेस्टिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं, आपको सिर्फ आज आपके पास 1000 रुपीज है और आप चाहते हो कि आपको ये पैसे इन्वेस्ट करने। तो अब ये आप क्या करते हो, आप जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, ये 1000 रुपीज वाले 1000 लोग अभी मार्केट में है, जिनको अब सबको पैसा इन्वेस्ट करना है, हम ऐसा कह के चलेंगे, ओके। तो ये सब 1000 लोग क्या करते हैं, ये सब अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, ओके। सब 1000 लोगों ने अपना अपना पैसा यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा किया, ओके। तो ये जो एक जगह हो गई, ये हो गई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे हम एएमसी कहते हैं, ओके। तो ये एएमसी मतलब क्या, एक म्यूचुअल फंड कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि आपका फंड अब मैनेज करेगी, ओके। इस फंड को अब आपने दे दिया, मान लो ऐसे ही एग्जांपल होते हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, आपने देखा होगा कि एचडीएफसी का कोई तो म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई का कोई तो म्यूचुअल फंड, पराग पारिक का कोई तो म्यूचुअल फंड। तो ये क्या हो गई, ये हो गई ये एएमसी या एक कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी हम उसे कह सकते हैं। तो अब ये जो कंपनी होती है, यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है, ओके। फंड मैनेजर होता है, अलग अलग फंड के लिए अलग अलग फंड मैनेजर होता है। अब ये जो फंड मैनेजर होगा, ये प्रोफेशनल्स की टीम्स होंगी, जिनको ये स्टॉक मार्केट में या ये जो भी मार्केट है इसमें पूरा का पूरा नॉलेज होगा इन्वेस्टमेंट का। अब ये फंड मैनेजर, आप जो 1000 लोगों ने जो ये पैसा इकट्ठा किया हुआ है, अब ये फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे अब इन्वेस्ट करेगा अलग अलग सिक्योरिटीज में। मतलब क्या, थोड़ा पैसा स्टॉक में डालेगा, ठीक है, थोड़ा पैसा बॉन्ड में डालेगा, थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में डालेगा, थोड़ा पैसा गोल्ड में डालेगा, ओके। अब ये फंड मैनेजर का काम क्या हो गया, आपके बिहाफ पे आपके पैसे को इन्वेस्ट करना। तो अब आप समझे, तो ये म्यूचुअल फंड मतलब क्या, एक ऐसी जगह या एक ऐसी कंपनी जो आपके बिहाफ पे आपका पैसा इन्वेस्ट करेगी, ओके। आपके बिहाफ पे
आपका पैसा इन्वेस्ट करेगी अलग अलग एसेट क्लासेस में। तो इसमें भी टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको अलग म्यूचुअल फंड होता है, अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो ये वो आपको अलग म्यूचुअल फंड होता है। ये कैटेगरीज में आपको देखेंगे, लेकिन आपको अब समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। बस एक जगह होती है जहां बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पे अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेगा। क्यों? क्योंकि हमें कुछ नॉलेज नहीं है मार्केट का, लेकिन उस फंड मैनेजर को नॉलेज है, वो रेगुलरली ट्रैकिंग करता है, पूरी कंपनी होती है वहां पे, रिसर्च टीम होती है, वो एनालिसिस करते हैं, कुछ स्टॉक में न्यूज आ रही है या नहीं ये सब देखते हैं, और उसके बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे वो इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, ये जैसे मैंने आपको बताया थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर मेनी पीपल्स रहते हैं जिनको थाउजेंड थाउजेंड रुपीज इन्वेस्ट करना है। तब ये क्या करते हैं, एक मनी पूल, क्योंकि सबका मनी आने के बाद ये मनी पूल हो गया, एक फंड मैनेजर रहेगा जो आपके बिहाफ पे अब डिसीजन लेगा, कुछ पैसा स्टॉक में डालेगा, कुछ बॉन्ड में डालेगा, और कुछ अदर सिक्योरिटीज में डालेगा। और ये जो आपका जो पुल ऑफ मनी है, इससे अब जो भी मतलब मान लो कुछ पैसा स्टॉक में डाला है, कुछ बॉन्ड में डाला है, कुछ गोल्ड में डाला है, अगर यहां से प्रॉफिट होता है, कुछ भी प्रॉफिट होता है, तो ये डायरेक्टली आप इन्वेस्टर जो भी होते हैं उन इन्वेस्टर्स में बांटा जाता है। सिंपल मतलब क्या, हमारे बिहेव पे एक फंड मैनेजर काम करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी हमारा, और अगर लॉस होता है तो वो भी हमारा। ओके, तो म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा मिथ जो होता है कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ध्यान में लो। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का व्हीकल है। मतलब क्या, जैसे कि मान लो आप फोन पे या गूगल पे आप यूज करते हो, तो ये सिर्फ आप पेमेंट के लिए यूज करते हो। ओके, आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया और फोन पे से आपने पेमेंट कर दिया। वैसे ही म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ पेमेंट गेटवे है, या एक गेटवे है जो कि इन्वेस्ट करता है अलग सिक्योरिटीज में, जैसे कि स्टॉक में, बॉन्ड में, या अलग अलग सिक्योरिटीज में, जो भी आप कैटेगरी म्यूचुअल फंड की चूज करोगे उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा। तो ये एक मिथ रहता है बहुत लोगों के दिमाग में कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड अलग अलग है। ये अलग अलग नहीं है। म्यूचुअल फंड एक गेटवे है जिसके हेल्प से आप स्टॉक मार्केट में या अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर पाते हो। ओके, तो यहां पे आपको म्यूचुअल फंड में, अब आप कहोगे कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में एक इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। मतलब क्या, आप 100 रुपए से, 500 रुपए से, 1000 रुपीज से आप इन्वेस्ट कर पाओगे, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहो भी तो 1000 रुपीज एक बार ही इन्वेस्ट करना है तो 1000 रुपीज आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने रिलायंस का स्टॉक आप खरीदने गए, तो रिलायंस के स्टॉक की आज की कीमत 2000 2500 कुछ चल रही है, लेकिन आपको 1000 रुपीज इन्वेस्ट करने, तो आप कैसे करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वहां पे आपको रिलायंस का भी एक्सपोजर वहां पे मिल जाता है। ओके, सेकंड क्या, प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिल गया। मतलब क्या कि आपको ना मार्केट ट्रैक करने की जरूरत है, नथिंग नथिंग नथिंग। आपके बिहाफ पे अब कोई सीए, सीएफए या ऐसे एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो कि आपके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। सेकंड, थर्ड पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, सिर्फ आपके 1000 रुपीज से आपके अलग अलग एसेट क्लास का आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। मतलब क्या, डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, आपके जो 1000 रुपीज होते हैं अब ये एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं होंगे कि आपने 1000 रुपीज दे दिए, अब ये 1000 हमने रिलायंस में इन्वेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, कुछ पैसा रिलायंस में इन्वेस्ट होगा, कुछ पैसा एचडीएफसी में इन्वेस्ट होगा, कुछ पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट होगा, कुछ पैसा सिल्वर में इन्वेस्ट होगा, कुछ पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होगा। अब ये जो अलग अलग सिक्योरिटीज में आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इसी को कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। इसका बेनिफिट क्या होता है, मान लो कि गोल्ड की प्राइस अगर गिर गई, लेकिन आपका कुछ ही पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट है, अगर रिलायंस की प्राइस बढ़ती है, एचडीएफसी की प्राइस बढ़ती है, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो इससे आपकी रिस्क कम हो जाती है। समझे, सिर्फ आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो और गोल्ड की प्राइस अगर गिर जाती है तो आपको पूरा का पूरा लॉस बियर करना पड़ता। लेकिन यहां पे अलग अलग एसेट क्लास में आपका पैसा होने की वजह से आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है, रिस्क मिनिमाइज हो गया आपका। ओके, डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल गया। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म वेल्थ। अगर आप म्यूचुअल फंड के अच्छे रिटर्न, देखो हमने वो भी वीडियो हमारे चैनल पे डाले कि अगर आप सिर्फ 1000 रुपीज की 500 रुपए की एसआईपी अगर स्टार्ट करते हो तो ये अमाउंट 20-30 साल बाद करोड़ रुपीस में बन जाती है। यस, ये रियलिटी में एग्जांपल्स है, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा टाइम देना होगा और लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी खासी वेल्थ म्यूचुअल फंड में बन सकती है। ओके, अब ये जो म्यूचुअल फंड की इकोसिस्टम होती है ये काम कैसे करती है हम समझ लेते हैं। ठीक है, आप एज ए इन्वेस्टर आप कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम चूज करते हो। मान लो आपने चूज कर लिया एचडीएफसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, लार्ज कैप,
ये क्या होता है ये भी मैं आगे बताऊँ, लार्ज कैप स्मॉल कैप, लेकिन अब आपने चूज कर लिया तो आप इसमें अब इन्वेस्ट करते हो। तो अब ये क्या करता है लार्ज कैप फंड, कुछ आपके बिहाफ पे स्टॉक लेगा, बॉन्ड्स लेगा और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन आप कौन सी स्कीम चूज करते हो, वो उसमें इन्वेस्ट करेगा और जो भी यहां से प्रॉफिट आएगा, ओके, वो प्रॉफिट अल्टीमेटली आप में बांटा जाएगा। ओके, जितने भी मतलब आपके होल्डर होंगे उस म्यूचुअल फंड स्कीम के, उन सब में बांटा जाएगा। तो ये जो होती है एएमसी, जैसे मैंने आपको बताया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपके बिहाफ पे है, वहां पे मैनेजर्स और बाकी लोग सब काम करेंगे। ओके, तो अब म्यूचुअल फंड का रोल क्या होता है, म्यूचुअल फंड का रोल क्या होता है, म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है उसका रोल क्या है। फिर आप कहोगे मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ये म्यूचुअल फंड एएमसी जो इसका रोल क्या है, तो ये इसका रोल क्या है, सबसे पहले तो ये रिसर्च करती है। कोई भी कंपनी में आपको अगर इन्वेस्ट करना है, मान लो आपको मोबाइल भी खरीदना है, तो आप मोबाइल का क्या करते हो, रिसर्च करते हो कि इसकी कैमरा मेगापिक्सल क्या है, इसकी बैटरी लाइफ क्या है, ये मुझे कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, अगर मार्केट में अगर सेल आने वाला है तो आप उसका वेट करते हो। ये क्या हो गया, रिसर्च हो गया। आपको कोई कार खरीदने, आप देखते हो कि कितने एयर बैग्स है, सेफ्टी कितनी है, एवरेज कितना देती है कार, और बाकी सब चीजें देखते हो। ये क्या हो गया, रिसर्च हो गया आपका। वैसे ही किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आपके बिहाफ पे अब कंपनी रिसर्च करेगी कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं, ये कितना पैसा कमा रही है, डिविडेंड देती है या नहीं, अगर वो पैसा कमा रही है तो उस पर कोई डेप्थ तो नहीं, अगर डेप्थ है तो कितना डेप्थ है, कैश उसके पास कितना है, ये सब रिसर्च कंपनी का आपके बिहाफ पे ये कंपनी करेंगी। उसके बाद आपके बिहाफ पे सिक्योरिटी सिलेक्ट करेगी। फिर जो भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वहां पे आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वहां पे सिक्योरिटी सिलेक्ट की जाएगी कि हमें रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, एचडीएफसी में करना है, या हमें कोई आईसीआईसीआई अच्छी है एचडीएफसी, अगर एचडीएफसी अच्छी तो हम एचडीएफसी में करेंगे, आईसीआईसीआई अच्छी तो हम आईसीआईसीआई में करेंगे। ये आपको पता होगा नहीं, अगर आप बिगिनर हो तो नहीं, इसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये आपके बिहाफ पे अब ये कंपनी करेगी। ओके, उसके बाद आपका एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। फिर आपकी जो भी मतलब मान लो पूरा का पूरा आपका पुल, मतलब 1000 लोगों ने अगर 1000 रुपीज वहां पे इन्वेस्ट कर दे तो ये 10 लाख रुपए का पूरा हमारा पुल बन जाता है। ठीक है, अब ये 10 लाख रुपए का जो है, इस पे अब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि इस 10 लाख रुपए में से हम 1 लाख रुपए रिलायंस में डालेंगे, 1 लाख रुपए हम एचडीएफसी में डालेंगे, 2 लाख रुपए का हम गोल्ड खरीदेंगे। ओके, ये डाइवर्सिफिकेशन किया जाता है और आपका एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। और उसके बाद मैनेज रिस्क मैनेज की जाती है, अलग अलग रिस्क के पैरामीटर होते हैं, उसके हिसाब से आपको कम रिस्क हो ऐसे आपका पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है। और जो भी परफॉर्मेंस होता है वो ट्रैक कर किया जाता है। कैसे, क्योंकि मार्केट में डेली प्राइस अप मतलब चलता रहता है, तो यहाँ पे ये जो परफॉर्मेंस होता है तो आपको स्क्रीन के सामने बैठने की जरूरत नहीं, ये सब काम अब आपके बिहाफ पे ये फंड मैनेजर करेगा, या जो भी फंड की कंपनी होगी वो करेगी। मतलब मान लो आपने एचडीएफसी का कोई फंड खरीद लिया तो एचडीएफसी करेगी, आईसीआईसीआई का अगर आप कुछ कर रहे हो तो आईसीआईसीआई करेगी। तो ये मार्केट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करके आपकी रिस्क कम हो और आपका रिटर्न बढ़े, यही उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपको अभी तक तो जो मैंने समझा उसमें आपको ये तो समझ में आ गया कि म्यूचुअल फंड होता क्या है और काम कैसे करता है। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे जब भी कभी हम म्यूचुअल फंड आप खरीदने जाते हो तो वहां पे आपको एनएवी दिखेगा। एनएवी, कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने जाओ आप, एनएवी मतलब क्या, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू मतलब क्या, आपका जो म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड का टोटल वैल्यू कितनी है, ओके, डिवाइडेड बाय कितने लोगों में उस यूनिट को बांटा गया। मतलब क्या, सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। ओके, तो मान लो जैसे कि हमने देखा 1000 लोग थे हमारे, ओके, 1000 लोगों ने अब 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा अमाउंट कितना होगा, 10 लाख रुपीज। ठीक है, ओके, ओके, अब ये 10 लाख रुपीज हो गया, तो मतलब पूरा का पूरा अमाउंट हमारा ये जो है ये कितना है, 10 लाख रुपीज है। ठीक है, 10 लाख रुपीज। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे इन्वेस्टर्स कितने हैं, ओके, तो इन्वेस्टर्स कितने हैं इनको डिवाइड किया जाता है, मतलब 1000 इन्वेस्टर जो है हमारे वो 1000 इन्वेस्टर हो गए। तो ये जो 1000 इन्वेस्टर्स है तो हर एक का पार्ट कितना होगा, 1000 रुपीज। ठीक है, अगर कल मार्केट बढ़ता है तो ये 1000 रुपीज की वैल्यू बढ़ेगी, अगर कल मार्केट गिरता है तो इस 1000 रुपीज की वैल्यू गिरेगी, हर एक के पोर्टफोलियो पे इंपैक्ट होगा। मान लो कल मार्केट में अच्छा करता है और मार्केट में अब क्या होता है, ये जो आपने 10 लाख रुपए थे, मार्केट अच्छा खासा बढ़ा, 20% रिटर्न आपको इस साल मिल गया। अब आपके ये जो पूरा पोर्टफोलियो था, इस पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई अब 12 लाख रुपीज। ठीक है, तो अब ये 12 लाख रुपए में अब आप कितने लोग हो, 1000 लोग हो,
इन्वेस्ट किए हुए। तो अब ये हर एक के वैल्यू क्या हो जाएगी अब 1000 रुपीज की 1200 रुपए। कैसे? ये 12 लाख मतलब 12 लाख डिवाइडेड बाय 1000, हर एक के पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी 1200 रुपए। तो आया आपको ध्यान में, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है एनएवी कि जो मार्केट में डेली डेली जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो होता है म्यूचुअल फंड उसकी भी वैल्यू चेंज होती है, और इसके हिसाब से आपकी आज की वैल्यू कितनी है पोर्टफोलियो की ये कैलकुलेट किया जाता है एनएवी से, नेट एसेट वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय उस कंपनी के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स इश्यू किए गए हैं। तो जब भी कभी आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हो तो वहां पे आपको एनएवी दिखता है, तो इसका मतलब क्या, आपको एक यूनिट अगर उस म्यूचुअल फंड का खरीदना है तो आपको कितने पैसे देने की जरूरत है। मान लो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए ऐसा होता है, तो वो पैसा देके जैसे आप शेयर खरीदते हो वैसे ही वो पैसे देके आप उस कंपनी से वो एक यूनिट खरीदते हो। ओके, अब आप उस एक यूनिट के मालिक बन गए। तो यहां पे सबसे बड़ा मिथ जो होता है लोगों का वो ये होता है कि लो एनएवी मतलब वो फंड सस्ता है। ऐसा नहीं होता, ये बात ध्यान में लो। अगर 10 रुपये एनएवी है तो ये सस्ता है, और 100 रुपये एनएवी है तो ये महंगा है, ऐसा नहीं होता कभी भी। क्यों, इसका मैं आपको बताता हूं। मान लो एक फंड है, ओके, 1000 रुपीज का एक फंड है, टोटल एसेट्स उनके 1000 है। मान लो ये अपने हिस्से कर देते हैं 100 पार्ट्स में, तो अब इस एक पार्ट की कीमत कितनी हो गई 10 रुपए। ओके, और यही फंड है 1000 रुपीज का, और ये अब अपने पार्ट कर देता है 200 हिस्सों में, तो अब एक पार्ट की कीमत कितनी हो गई 5 रुपए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये वाला जो फंड है ये सस्ता है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है यहां पे 200 लोगों में बांटा गया है, यहां पे सिर्फ 100 लोगों में बांटा गया है, लेकिन एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो सेम ही है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये चीप है और ये महंगा है, नहीं। आपको पार्ट जो है यहां पे आपको सिर्फ 0.5% मिल रहा है, और यहां पे आपको 1% पार्ट मिल रहा है। ये बात ध्यान में लो। ओके, ये चीज आपको ध्यान में आ गई कि कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि ये मतलब ये जो फंड है इसकी एनएवी कम है इसका मतलब ये सस्ता है, ऐसा नहीं होता। ये बात ध्यान में लो। अलग अलग फंड की अलग अलग एनएवी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कितने एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना फंड वो कंपनी मैनेज कर रही है। ओके, तो यहां पे आपको ध्यान में आ गया। तो एनएवी मतलब क्या, आप एक जो आपको एक यूनिट अगर बाय करना है तो उसकी आपको क्या प्राइस पे करनी पड़ेगी, ये मतलब एनएवी। इतना ही ध्यान में रखो। ये पीछे का मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बना दिया है कि कैसे एनएवी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मेजर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग टाइप होते हैं। आप भी म्यूचुअल फंड तो आपने को किसी ने बता दिया होगा, इन्वेस्टमेंट अच्छी है, आप गए डैशबोर्ड पे और आपने देखा अरे भाई इतने सारे टाइप क्या करे। तो हर एक जो म्यूचुअल फंड होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एक पर्पज होता है। मान लो मैं अपने 20s में हूं और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मैं 10 20 30 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकता हूं, तो मैं मुझे कौन से इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। और एक 50 साल के आदमी है जिनको अब उतनी ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, उनको स्टेबिलिटी चाहिए, तो उनको कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये पूरा अलग हो सकता है। किसी ने आपको बता दिया कि आप HDFC का स्मॉल कैप ले लो, अगर आपको वो बता रहा है आपकी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अगर वो सही है तो ठीक है, आपकी रिस्क एपिटाइट के हिसाब से सही है, लेकिन वही फंड मुझे भी सही है, ये कभी भी हो नहीं सकता। क्यों क्यों मैं आपको बताता हूँ। आपका अगर होराइजन है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 साल का 30 साल का, और मुझे अगले साल पैसे चाहिए, तो क्या मेरी इन्वेस्टमेंट और आपकी इन्वेस्टमेंट सेम हो सकती है? कभी भी नहीं, कभी नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ होता है, या कोई भी आपको बताता है कि ये फंड अच्छा है तो आप ये बाय कर लो, लेकिन क्या वो आपके लिए अच्छा है ये कोई नहीं बताता। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आपके लिए कौन सा सही है ये हमें फिगर आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी के लिए हम अब आगे जो देखेंगे वो सब स्लाइड उसी के इसके मैकेनिज्म पे मैंने बनाए हुए कि आप आपका खुद का डिसीजन ले सको। तो ये टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो पहला होता है हमारा इक्विटी। तो इक्विटी ओरिएंटेड मतलब क्या, इक्विटी मतलब ये म्यूचुअल फंड डायरेक्टली आपका पैसा डालता है इक्विटी में या स्टॉक्स में। ओके, मतलब आपका जो पुल ऑफ मतलब जो आपका 1000 इन्वेस्टर्स का जो भी पुल ऑफ मनी कलेक्ट किया गया है ये आपका पैसा डालेगा डायरेक्ट स्टॉक्स में, ठीक है।
ये बात ध्यान में रखो, इसी को कहा जाता है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। सेकंड हमारा आता है डेप्थ म्यूचुअल फंड। डेप्थ म्यूचुअल फंड मतलब क्या, ये डेप्थ रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालता है, जैसे कि लोन्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, इनमें पैसा डालता है। तो बॉन्ड्स में रिस्क कम होती है एज कंपेरेटिवली इक्विटी। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप डेप्थ म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो। अब इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, कौन से वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद होते हैं हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड मतलब क्या, कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें ग्रोथ भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो अब हाइब्रिड फंड मतलब क्या, इक्विटी और डेप्थ इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया फिर हाइब्रिड फंड। स्टॉक्स का भी आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, बॉन्ड्स का भी एक्सपोजर मिल जाएगा, स्टेबिलिटी भी और ग्रोथ भी, इसके लिए बनाए गए फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। ये भी एक कैटेगरी, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, ये हम आगे देखेंगे। ओके, और अदर सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड होते हैं। मतलब क्या कि मान लो आप कह रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगले आने वाले 10 साल में रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो अच्छा करेगी, तो मुझे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में पैसा लगाना है, सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में, मुझे बाकी कहीं पे भी पैसा लगाना नहीं। तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड होते हैं। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड मतलब क्या कि आपका जो पैसा होगा वो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में लगेगा। अगर आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले सालों में अच्छा करेगा, तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड ऐसे होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला फंड है, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो जो वो उस कंपनियों में पैसा लगाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज है, तो वहां पे आपको उसका एक्सपोजर अच्छे से मिल सकता है। और कुछ पैसिव फंड होते हैं जो कि एक्टिवली मैनेज नहीं किए जाते, पैसिवली मैनेज किए जाते हैं। ये पैसिव फंड क्या होते हैं ये भी मैं आपको डिटेल में आगे समझाता हूं। ओके, तो अब सबसे पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं हमारे, उसमें भी टाइप्स होते हैं। तो कौन से टाइप्स होते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले इक्विटी, अगर आपने सुना होगा या स्टॉक मार्केट भी सुना होगा, तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज रहती है। सबसे पहले लेती है लार्ज कैप कंपनीज, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, एचडीएफसी बैंक हो गई, ये बड़ी कंपनी, मतलब इंडिया है जो हमारा, उसकी टॉप 100 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मतलब सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया की टॉप 100 कंपनी जो होती है ये लार्ज कैप कैटेगरी में आती है। टॉप 100 कंपनी बड़ी जो है सबसे। ओके, उसके बाद हमारी आती है मिड कैप कंपनी, मतलब थोड़ी छोटी साइज की कंपनी, मतलब मीडियम साइज की कंपनी जो होती है वो हमारी आती है मिड कैप कंपनी में। ओके, एंड जो उससे भी कम साइज की कंपनी है वो सब आती है हमारी स्मॉल कैप कंपनीज में। तो 100 टॉप कंपनी से लेके 250 कंपनी जो है हमारी बड़ी, वो सब आती है हमारी मिड कैप कैटेगरी में। और 250 से लेके 5000 कंपनियां लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जो कंपनीज है वो सब आती है हमारी स्मॉल कैप कंपनीज में। ध्यान में आ गया आपको। तो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे भी आप आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से अलग अलग फंड चूज कर सकते हो। वो क्यों, मैं आपको बताता हूं। मान लो आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेनी और आपको ग्रोथ चाहिए, स्टेबल ग्रोथ चाहिए, तो आप लार्ज कैप कंपनियों की तरफ जा सकते हो। क्यों, क्योंकि ये कंपनी इस्टेब्लिश कंपनी हो गई, ये स्टेडी मूव करती है, इनका जो ग्रोथ होता है 12 to 14% या 15% तक ये मूव कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इस्टेब्लिश बिजनेस मतलब बड़े बड़े कंपनी हो गई, जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टाटा, ये स्टेबल कंपनी होती है, स्टेबल मूव करेगी ये। ओके, आप जा सकते हो। रिलेटिवली लो वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी कम रहती है क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, तो इसके फंडामेंटल अच्छे होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा प्राइस का मैनिपुलेशन हो नहीं सकता। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि यहाँ पे फिर भी ये मार्केट लिंक्ड होते हैं, और इसकी जो रिस्क होती है, अगर बड़ी कंपनियां अच्छा नहीं करती तो आपका भी पोर्टफोलियो गिर सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पे रिस्क हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, सेकंड आता है हमारा मिड कैप फंड। यहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो मिड कैप फंड होते हैं वो क्या होता है, वहां पे मतलब एक्सपांडिंग फेज पे जो कंपनियां होती है, जो नए नए सेक्टर्स में एक्सपांड कर रही है, अलग अलग मतलब उनके प्लांट्स लगा रही है, ये एक्सपांडिंग फेज होता है यहाँ पे कंपनियों का, तो यहाँ पे आपको ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा होगा। बट एज कंपेरेटिवली आपकी रिस्क भी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्यों, जहां पे रिटर्न बढ़ता है वहां पे रिस्क बढ़ती है, ये सिंपल लॉ ध्यान में रखो। ओके, और यहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है क्योंकि ये मीडियम साइज कंपनी रहती है, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है एज कंपेरेटिवली लार्ज कैप फंड। और फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारा स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड मतलब क्या, छोटी छोटी कंपनियां। तो यहाँ पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल, इनमें भी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होता है, लेकिन कुछ कंपनियां बहुत अच्छा कर देती है और कुछ कंपनियां कुछ बहुत बुरा कर देती है। कई हमारे मार्केट में ऐसे फंड अवेलेबल है जिनके स्मॉल कैप फंड है 30-35% तक का ईयरली रिटर्न भी दिया हुआ है। यस, ऐसे अवेलेबल है, लेकिन मार्केट के साइकिल्स होते हैं, फेजेस होते हैं, कभी लार्ज कैप कंपनियां अच्छा करती है, कभी स्मॉल कैप करती है, कभी मिड कैप करती है, तो डिपेंड्स ऑन दैट ये सब चेंज होता है। लेकिन स्मॉल कैप में क्या हो जाता है, आपकी रिस्क
और रिटर्न ये दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, तो बड़ी तो बहुत ही अच्छा कर देगा बिजनेस, नहीं तो थोड़ा सा रिस्क वहां पे आपका बढ़ जाता है। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखो। तो अब इन तीनों का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा होता है रिस्कोमीटर। किसी भी फंड में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको ये रिस्कोमीटर दिख जाएगा कि उस फंड में रिस्क कितनी है या वोलेटिलिटी कितनी है, इसके लिए ये होता है। तो ओके, लार्ज कैप कंपनी में अगर हम देखें तो यहां से ये शुरू होता है, तो लोअर हम वोलेटिलिटी या रिस्क कह सकते हैं। उसके बाद मिड कैप कंपनी में थोड़ी हायर वोलेटिलिटी रहती है और स्मॉल कैप कंपनी में हाईएस्ट वोलेटिलिटी या रिस्क होती है। पोटेंशियल अगर हम यहाँ पे देखें तो मॉडरेट पोटेंशियल होता है, ग्रोथ का पोटेंशियल, देन यहाँ पे हायर होता है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब हाई रिस्क हाई गेम अगर आपको खेलना है तो आप स्मॉल कैप की तरफ जाओ, और अगर आपको स्टेबल खेलना है तो आप लार्ज कैप की तरफ जा सकते हो, और अगर आपको मतलब थोड़ा मॉडरेट थोड़ा रिस्क खेलना है तो आप मिड कैप की तरफ जा सकते हो। लेकिन ऐसे भी फंड है जो इन तीनों का एक ही फंड में आपको एक्सपोजर देते थे, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कहीं पे भी आप इन्वेस्ट, मतलब 5-10 साल का अगर है तो आप इन तीनों में से कोई भी आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से चूज कर सकते हो। अगर आप आपके 20s में हो तो थोड़ा थोड़ा पैसा सब तरफ आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। इसके बाद आता है हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, तो आप कहोगे कि मुझे उन तीनों जो मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप का एक्सपोजर चाहिए एक ही फंड से, तो ये क्या पॉसिबल है? यस भाई, ये भी पॉसिबल है, बताता हो, थोड़ा सा रुक जाओ। तो यहाँ पे ही हमारा आता है फ्लेक्सी कैप फंड। तो जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट में कभी कभी क्या होता है, लार्ज कैप कंपनियां अच्छा करती है, कभी कभी मिड कैप कंपनियां अच्छा करती है, और कभी कभी स्मॉल कैप कंपनियां अच्छा करती है। तो इसी का सोल्यूशन होता है हमारा फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप फंड क्या करता है, जिधर भी किधर अपॉर्चुनिटी दिखे, जब लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पे आपका पैसा इन्वेस्ट कर देगा, जब मिड कैप में अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पे आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर देगा, और जब स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी दिखेगी तब आपका पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर देगा। तो यही होते हैं, यही पे आते हैं हमारे फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पे आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों का एक्सपोजर ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे मल्टी कैप फंड। तो ये मल्टी कैप फंड भी वही करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों में आपका पैसा डाइवर्सिफाई कर देते हैं। लेकिन इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होता है। वो क्या, कि जो ये फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं वो जहां पे अपॉर्चुनिटी रहे उसके हिसाब से आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे सेबी के रूल्स जो बताते हैं कि आपको इक्वली लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में पैसा डालना होगा, ताकि यहां पे आपकी ग्रोथ भी रहे और आपकी स्टेबिलिटी भी रहे एज ए इन्वेस्टर। ओके, तो मतलब क्या, ये अपॉर्चुनिटी आई, अगर मान लो मिड कैप में अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ये 80% पैसा भी आपका मिड कैप में डाल सकता है। लेकिन यहां पे फंड मैनेजर ये नहीं कर सकता, उसके कुछ रूल्स है कि 30% से ज्यादा एक कैटेगरी में नहीं जाने चाहिए, तो वो वहां पे नहीं डाल सकता। तो उसको स्टेबिलिटी भी और ग्रोथ भी अगर आपको चाहिए तो इन दोनों में से एक ऑप्शन आप बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। ओके, अगर आप आपके 20s में हो, 30s में भी हो, तो इन दोनों में से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देके जा सकता है। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपने वॉरेन बफेट को सुना होगा, वॉरेन बफेट का सबसे फेवरेट अगर कुछ है, वॉरेन बफेट भी अगर आपने सुना नहीं होगा, तो वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे मतलब बड़े इन्वेस्टर हैं, तो उनका सबसे फेवरेट है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड मतलब क्या, मैं अब आपको बता देता हूं। तो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि पैसिव फंड होते हैं कुछ, तो ठीक है, पैसिव, तो ये पैसिव फंड कैटेगरी में ही आता है हमारा इंडेक्स फंड। तो ये कैसे, पैसिव क्यों कहते हैं और इंडेक्स फंड क्या होता है, ये भी मैं आपको अभी बता देता हूं। तो सबसे पहले एक बात समझो कि ये जो भी हमारे जो अभी तक हमने फंड देखे, ये एक्टिव फंड थे। एक्टिव मतलब क्या, जो फंड मैनेजर था वो एक्टिवली रिसर्च करके आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रहा था। ओके, पैसिव फंड मतलब ये फंड क्या करते हैं, एक इंडेक्स लेते हैं, तो अलग अलग इंडेक्स है हमारी मार्केट में। ओके, निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनियां इस इंडेक्स में आती है। बैंक निफ्टी, बैंक की जो अच्छी कंपनियां वो इसमें आती है। ओके, उसके बाद मिड कैप इंडेक्स जहां पे मीडियम साइज कंपनी है, लार्ज कैप इंडेक्स। ओके, ये अलग अलग टाइप्स की इंडेक्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स हो गई, उसके बाद फिन निफ्टी हो गई, फाइनेंशियल इंडेक्स हो गई, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ इंडेक्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है। तो ये क्या करता है, डायरेक्टली एक इंडेक्स चूज करता है और इंडेक्स को ट्रैक कर लेता है, मतलब डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेता है इंडेक्स को। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड मतलब क्या, जो निफ्टी 50 में जो कंपनियां है जिस प्रोपोर्शन में, उसी कंपनियों में वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता है। सिंपल,
पैसिवली मैनेज, यहाँ पे कुछ भी एक्टिवली मैनेज नहीं करता कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहाँ पे नहीं, कुछ भी नहीं। हम सिर्फ इंडेक्स को ट्रैक करेंगे, जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगी फिर वैसा ही आपका पोर्टफोलियो भी वहां पे परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहले तो लो कॉस्ट, क्योंकि एक्टिवली मैनेजमेंट नहीं होता तो आपको फंड मैनेजर की फी देने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, और बाकी सब चीजें जो कंप्लायंस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ओके, और ये सिंपल टू इन्वेस्ट होता है, और अगर ट्रैक इंडेक्स को ये ट्रैक करता है, इसका मतलब क्या, इंडियन इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी, इंडेक्स ग्रो करेगी, और इंडेक्स ग्रो करेगी तो आपका पोर्टफोलियो डायरेक्टली ग्रो ही करने वाला है। ओके, तो इंडेक्स फंड आपको ध्यान में आ गए। ठीक है, अब होते हैं एक्टिव और पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव का मैंने आपको बता ही दिया। एक्टिव मतलब क्या, जो फंड मैनेजर मैनेज करता है एक्टिवली, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ रही है, कहाँ पे हमें पैसा डालना चाहिए, आपके पैसे को कहाँ, मतलब रीअलोकेशन कहाँ पे करना चाहिए, वो हो गए एक्टिवली मैनेज। और पैसिवली मैनेज मतलब क्या, डायरेक्टली एक बेंचमार्क चूज करो, उस बेंचमार्क में वो पैसा डाल दो। बैंक निफ्टी अगर मान लो, बैंक निफ्टी अगर चूज किया तो बैंक निफ्टी की जो 30 कंपनीज है टॉप, उसमें डायरेक्टली ये जिस प्रोपोर्शन में उसमें इंडेक्स का पैसा डाला हुआ है, ये फंड भी उसी प्रोपोर्शन में उसमें पैसा डाल देगा, और जैसे ही बैंक निफ्टी की मूव रहेगी वैसे ही आपकी भी पोर्टफोलियो की फिर मूव हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डेप्थ फंड। ओके, अब आप कहोगे कि हमें इतना ज्यादा तो रिस्क नहीं लेना भाई, हम थोड़ा बहुत ही रिस्क लेना चाहते हैं, या आप आपके 40s या 50s में हो, आपके पापा का पैसा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न। हमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिला चलेगा, लेकिन हमारा पैसा जो है वो सेफ रहना चाहिए। यहीं पे आते हैं हमारे डेप्थ म्यूचुअल फंड। डेप्थ म्यूचुअल फंड मतलब क्या, कि ये डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में पैसा डालते। तो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, सिंपल भाषा में फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। मतलब क्या, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब क्या, मान लो अगर किसी कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो वो कंपनी क्या करती है कि मार्केट में अपने बॉन्ड्स इशू करती है और वहां से पैसा लेती है, और उस पर फिक्स इंटरेस्ट देती है। कि मान लो एक कंपनी ने इशू किया बॉन्ड 8% का, तो अब ये 8% जो रहेगा ये फिक्स्ड रिटर्न रहेगा। मतलब हर साल 8% उस कंपनी को देना ही होगा, चाहे मार्केट ऊपर रहे चाहे मार्केट नीचे रहे, नो मैटर व्हाट। बॉन्ड का यही बेनिफिट होता है कि उसको इंटरेस्ट देना ही होता है। ओके, और जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है, रोड बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, अलग अलग स्कीम्स के लिए जरूरत होती है। तो गवर्नमेंट भी अपने बॉन्ड्स इशू करती है और पैसा पब्लिक से कलेक्ट करती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये बॉन्ड हो गया या डेब्ट सिक्योरिटीज होती है। तो यहां पे क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट होता है वो फिक्स हो जाता है, इसीलिए यहां पे रिस्क थोड़ी कम हो जाती है एज कंपेरेटिवली आपकी जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वहां से। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपकी रिस्क ज्यादा रहेगी, लेकिन यहां पे आपकी रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन यहां पे थोड़ी रिस्क होती है, कौन सी वो देख लेते हैं हम, इंटरेस्ट रेट की रिस्क। मतलब मान लो इंटरेस्ट रेट, अगर कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो कि मतलब फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं। फ्लोटिंग रेट मतलब क्या, मान लो इंडस्ट्री में या हमारी जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8% का, अब तो 60% का कुछ तो चल रहा है, 5 पॉइंट समथिंग। और अगर ये इंटरेस्ट रेट 5% पे आ जाता है, तो इसका मतलब क्या, आपने जिस बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है उसका भी ये इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या, जो भी कंपनी बॉन्ड इश्यू कर रही है, मान लो रिलायंस बॉन्ड इशू कर रही है, नो प्रॉब्लम, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है तो वो सेफ है, AAA रेटेड होता है। लेकिन कोई छोटी कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, तो अगर वो कंपनी ही डूब गई तो इसी को कहा जाता है क्रेडिट रिस्क। लेकिन यहाँ पे वो रिस्क बहुत कम होती है, क्योंकि ये फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो आपके भी आप पे अच्छे बॉन्ड चूज करते हैं। ओके, और एक होती है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क मतलब क्या, जो अब आप विड्रॉ करने जाते हो मनी, तब वो लिक्विडिटी उस बॉन्ड की हो या नहीं हो, क्योंकि बॉन्ड्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको लॉक इन पीरियड रहता है। जैसे आपको एफडी है, एफडी को भी आपका लॉक इन होता है, मतलब आपकी मैच्योरिटी तक आप रखते हो, वैसे ही आपको बॉन्ड को भी मैच्योरिटी तक रखना पड़ता है। लेकिन फंड से आप पैसा निकाल सकते हो, वहां पे आपको एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा पे करना होता है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है ये भी हम आगे देख लेंगे। ओके, उसके बाद आपको लगेगा हाइब्रिड फंड्स। अब आप कहोगे भाई आपने तो दोनों चीजें बढ़िया बता दी, लेकिन अब हमें थोड़ी रिस्क भी लेनी है और थोड़ा सेफ भी खेलना है। अब क्या करें, एक ही फंड बता दो कुछ। चलो भाई ये भी बता देता हूं, इसी के लिए बना हुआ है हमारा हाइब्रिड फंड्स, जो कि आपको कुछ पैसा 50% ऑफ योर मनी इक्विटी में डालता है और बाकी का पैसा आपका डेब्ट में डालता है, ताकि इक्विटी से आपको ग्रोथ भी मिले और डेब्ट से आपको सेफ्टी भी मिले। यही पे आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ पैसा ग्रोथ के लिए कुछ पैसा सेफ्टी के लिए, डन। ओके, और इसके बाद होते हैं हमारे इल्स। टैक्स सेविंग के लिए, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर आप तो आपका टैक्स भरते हो, तो 1.5 लाख तक आप 80D के तहत
इन फंड में आप आपका टैक्स बचा सकते हो, लेकिन ये भी फंड इक्विटी में ही डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ी रिस्क रहती है, लेकिन आप यहाँ पे टैक्स के लिए इसका बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रॉबैक जो है इल्स फंड का, वो ये है कि इल्स फंड को 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब 3 साल से पहले आप इल्स फंड से पैसा नहीं निकाल सकते। इनका अगर फुल फॉर्म मैं आपको बताऊँ तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इन्हें कहा जाता है, और इनका मेन पर्पज मतलब टैक्स सेविंग ये वाला ही है। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में आते हो और अगर टैक्स बचाना चाहते हो तो इल्स भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अब आपका क्वेश्चन आया, चलो म्यूचुअल फंड तो समझ में आ गए, रिस्क लेना है, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न चाहिए, इक्विटी की तरफ जाइए। उसके बाद अगर रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सेफ खेलना है, डेप्थ की तरफ जाइए, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो हमें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहिए। स्मॉल कैप लार्ज कैप क्या होते हैं वो समझा दिया, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए तो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप की तरफ जाओ, ये भी सब समझ में आ गया। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, कैसे करें, तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है लमसम। लमसम मतलब क्या? लमसम भाई ये थोड़ा हैंड राइटिंग का समझ लो, ये माउस की वजह से उतना वो परफेक्टली होता नहीं, ठीक है। तो लमसम मतलब क्या कि मान लो आज आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 10 लाख आज इन्वेस्ट करने हैं, आपने आज इन्वेस्ट कर लमसम, एक ही टाइम में मेरे पास पैसा है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, खत्म, इसे कहा जाता है लमसम। और सेकंड जो आता है हमारा SIP, आपने बहुत सुना होगा SIP, तो मतलब हर एक बार कोई भी अगर आप कहीं पे भी जाओ इन्वेस्टमेंट का बात करो तो वो आपको SIP वहाँ पे सुनाई देता है। तो SIP मतलब क्या? SIP, तो अब SIP इसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब कन्फ्यूजन होता है कि SIP क्या अलग है, क्या म्यूचुअल फंड और SIP अलग अलग है, क्या स्टॉक और SIP अलग अलग है? नहीं, तो SIP ये भी एक गेटवे है सिर्फ पेमेंट का। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। SIP मतलब क्या? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब क्या? सिस्टमैटिकली अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर मंथ, हर हफ्ते, जब भी आप चाहो तब। तो अब आप क्या करते हो, आप कहते हो कि हम मेरी हर महीने सैलरी होती है और हर सैलरी में से मैं 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो अब आप क्या करते हो, 1000 रुपीज़ की अमाउंट सेट कर देते हो पर मंथ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये हो गई आपकी SIP कि सिस्टमैटिकली 1000 रुपीज़ हर महीने अब आप इन्वेस्ट करोगे। आया ध्यान में कि सिस्टमैटिकली हर महीने अब 1000 रुपीज़ जो मैं इन्वेस्ट करूंगा, ये हो गया आपका SIP, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और यही कंसेप्ट होती है SIP की। तो अगर आप SIP मतलब क्या, आपको एक फंड चूज ही करना होगा कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, फ्लेक्सी कैप में करना है, डेप्थ में करना है। सिर्फ एक पेमेंट गेटवे जहां आप चूज करते हो कि मुझे हर महीने 1000 रुपीज़ करूंगा हर महीने, तो आपको आप एक डेट सेट करनी होती है कि 12 तारीख को करूंगा, 15 तारीख को करूंगा, 20 तारीख को करूंगा, जब भी कभी आपको सैलरी आती है भाई उसके दूसरे ही दिन कटने चाहिए, वो आप वहाँ पे सेट कर सकते हो। अगर आपको वो भी पता नहीं तो उसका पूरा डेडिकेटेड वीडियो कि SIP स्टार्ट कैसे करनी है वो पूरा बनाया हमने, चैनल पे डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, लेकिन SIP आपको समझ में आ गया कि आपने एक बार SIP अगर सेट कर दी तो हर महीने, अब ये देखो 5000 की SIP, जनवरी में 5000 इन्वेस्ट किए, फेब्रुवरी में 5000 किए, मार्च में 5000, अप्रैल में 5000, ऐसे हर महीने जब तक आप स्टॉप नहीं करते ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से आपका पैसा अब इन्वेस्ट उसी फंड में होता रहेगा। लेकिन फंड आपको चूज करना होगा, ये सिर्फ एक पेमेंट गेटवे होता है, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब SIP का बेनिफिट क्या होता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं SIP का बेनिफिट क्या है। तो SIP के कुछ है बेनिफिट। तो पहला बेनिफिट ऐसा है, मान लो हर एक के पास 10 लाख रुपए एट अ टाइम नहीं होते, सैलरीड एम्प्लॉय हो, थोड़े थोड़े पैसे आते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 100 रुपए से आप आपकी SIP स्टार्ट कर सकते हो। यस, ये रियलिटी है कि इंडियन मार्केट में कई फंड्स में आप ETF हो गया जैसे मैंने आपको बताया, उसमें भी आप 100 रुपए में से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मतलब बहुत सारे फंड ऐसे हैं जहां पे आप 500 रुपए से तो SIP स्टार्ट ही हो जाती है, मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द फंड ऐसे कि 500 रुपए से आपकी SIP वहां पे स्टार्ट ही हो जाती है। तो मार्केट का क्या होता है ना, मार्केट क्या होता है, मार्केट मूव करता है ऐसे साइकिल्स में, ठीक है। तो अब मान लो आप एक ही बार में यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, 10 लाख रुपए, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो क्या होता है ना, ये वाला जो रिटर्न है ना ये आपको मिलता नहीं, या ये जो होता है यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो लॉस में चला जाता है, ठीक है। लेकिन SIP के जरिए क्या होता है, मान लो इस महीने मार्केट यहाँ पे, तो आपके 1000 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट हुए, अगले महीने मार्केट यहाँ पे है तो आपके 1000 रुपीज यहाँ पे इन्वेस्ट हुए। मतलब क्या, जो चीज पिछले महीने आपको ज्यादा पैसे में मिल रही थी वो अब आपको डिस्काउंट पे मिल रही है, तो आपके डिस्काउंट पे भी 1000 रुपीज इन्वेस्ट हो गए। तो इसी को एक ब्रॉड कंसेप्ट है, इसी को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। मतलब अलग अलग जब भी
प्राइस ऊपर नीचे होती है तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है कि आपको अलग अलग प्राइस पे आपको आपकी यूनिट्स मिल जाते हैं। सेकंड जो है कि हर एक के पास लमसम अमाउंट 10 लाख 15 लाख होता नहीं, तो आप इजीली हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट वहाँ पे कर सकते हो। तो एसआईपी और लमसम का वही, लमसम मतलब क्या कि एक बार में पूरा का पूरा पैसा डाल दिया, और एसआईपी मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट हर एक महीने में हम थोड़ी 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 इन्वेस्टमेंट महीने में आप एसआईपी कर सकते हो। डेली की भी एसआईपी होती है, जहां पे आप डेली अगर फ्रीक्वेंसी सेट करते हो तो डेली आपके अकाउंट से 100 रुपए 500 रुपए कट जाएंगे। होती है ऐसी एसआईपी, तो आप वहां पे कर सकते हो। हफ्ते में अगर आपको चाहिए तो वो कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि 6 महीने में एक बार कट हो वो भी होता है, आपको चाहिए ईयरली एक ही बार हो तो वो भी आप कर सकते हो। वहां पे फ्रीक्वेंसी होती है, आप वो आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। ओके, अब आता है हमारा अगला पार्ट, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड। आपने भी ये सुना होगा कि डायरेक्ट या रेगुलर म्यूचुअल फंड मतलब क्या क्या होता है। तो मान लो आप अगर आज कोई भी ट्रेडिंग आप ऐप अगर यूज कर रहे हो, इसका मतलब आप कौन सा म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो, आप कर रहे हो डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मतलब क्या, आप डायरेक्ट इन्वेस्टर, आप जाते हो डायरेक्टली एएमसी की तरफ जाते हो और वहां से जो भी म्यूचुअल फंड यूनिट होता है वो आप बाय करके लाते हो। ओके, तो मतलब क्या, आप गए डायरेक्टली जो एएमसी की वेबसाइट है, अगर आपको चाहिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टाइप किया, वेबसाइट ओपन हो गई तो वहां से आपने डायरेक्टली यूनिट बाय कर लिया। ये हो गया आपका डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। और रेगुलर मतलब क्या, इन्वेस्टर हम होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है या इंटरमीडिएटरी होती है जो फंड हाउस से हमें कनेक्ट करती है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर के मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हमें बताएगा, उसके पास से हम वो यूनिट बाय करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा ये फीस जो होती है वो कम होती है, क्योंकि आप डायरेक्टली एएमसी से बाय करते हो, और यहाँ पे फीस थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन फिर यहाँ पे होता है। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप से अगर बाय कर रहे हो तो वहाँ पे देख लेना कि आप डायरेक्ट प्लान वहाँ पे बाय करना, ताकि आपको ये जो अंदर का कमीशन है वो ज़्यादा ना लगे। मोस्ट ऑफ जो ऐप है हमारे ट्रेडिंग ऐप, वहाँ पे डायरेक्ट होता है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली वो कर सकते हो। अगर एजेंट के थ्रू आप करते हो तो आपने मतलब देखा होगा कि होते डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो वो उनके मतलब सजेशन के हिसाब से अगर आप करते हो तो वो आपका हो गया रेगुलर म्यूचुअल फंड। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रोथ वर्सेस आईडीसीडब्ल्यू। ओके, तो आईडीसी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू स्कीम। इसका मतलब क्या, अब कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड कंसेप्ट आपने सुना होगा। डिविडेंड मतलब क्या होता है कि मान लो आपने किसी कंपनी में मैंने अब इन्वेस्ट कर दिया। ओके, अगर उस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट होने के बाद सब एक्सपेंसेस सब देने के बाद कंपनी के पास 1000 रुपीज बचते हैं, तो अब ये 1000 रुपीज में कंपनी के मान लो शेयर होल्डर 1000 शेयर होल्डर है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी। ये बात ध्यान में रखो कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप अल्टीमेट ओनर बन जाते हो किसी भी कंपनी में। तो ये 1000 रुपीज क्या करती है, हर एक शेयर होल्डर में बांट देती है। मतलब जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो कंपनी अपने जो शेयर होल्डर होते हैं उनमें बांट देती है। इसी को कहा जाता है डिविडेंड, एकदम सिंपल भाषा में। तो ओके, तो अब ये जो डिविडेंड होता है, तो कई म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं कि जो अगर कोई भी वो जिन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या कि आपने कंपनियों में वो फंड इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो जो फंड कंपनी होगी वो डिविडेंड देगी अगर अच्छा प्रॉफिट होता है। तो वो अच्छा प्रॉफिट जो होता है वो अगर कंपनी जो म्यूचुअल फंड है हमारा वो अगर बांटता है तो उसे कहा जाता है आईडीसीडब्ल्यू। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अपने डिविडेंड का वो वहीं पे कर देती है। और जो ग्रोथ म्यूचुअल फंड होते हैं वो डिविडेंड नहीं बांटते। क्यों, वो री इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मान लो कि कंपनी ने डिविडेंड दिया, वो एएमसी के पास है, तो एएमसी क्या कर रही है, उसको और री इन्वेस्ट कर देगी। इससे क्या होगा, आपकी जो एनएवी होती है वो एनएवी आपकी अच्छा परफॉर्म करती है, तो अल्टीमेटली उसका भी बेनिफिट आप ही को होता है। यहां पे सिर्फ क्या होता है कि आपको ये जो 100 रुपए ये अभी मिल गए, लेकिन यहां पे क्या होता है, आपकी जो एनएवी है उसी में वो ऐड हो गए। आया ध्यान में। तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड होते हैं वो री इन्वेस्ट करते हैं, और आईडीसीडब्ल्यू जो होते हैं वो डिविडेंड जब भी कभी हो वो डायरेक्टली बांट देते हैं, तो वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आपको वो रिसीव हो जाएगा। तो अब ये पूरी इंडस्ट्री इतनी बड़ी काम करती है, मैनेजर काम करता है, तो मैनेजर आपके बिहाफ पे फ्री में तो काम नहीं करेगा, उसका भी कुछ पेट पानी है, उसको भी कुछ सैलरी देनी होती होगी, कंपनी चलानी है, सब कुछ बातें हैं। तो यहाँ पे हमारे दो चीज़ आते हैं जो है एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। तो एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उस स्कीम में इन्वेस्ट करते समय वहां पे नीचे देख लेना एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो मतलब सिंपली
आपकी जो फीस होती है उसे एक्सपेंस रेशो कहा जाता है उस स्कीम में इन्वेस्ट करने की। तो ये नॉर्मली होती है कि 1%, 0.5% ऐसी नॉर्मली वो हो सकती है। तो वो आप चेक कर लेना, मतलब इतनी ज़्यादा होती है, सेबी के अब गाइडलाइंस इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि वो ज़्यादा कोई ले ही नहीं सकता। तो मतलब होती है, थोड़ी सी नॉर्मल फीस होती है और वो आप पे करते, तो वो उतना कुछ मैटर वैसे करता नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट है। लेकिन अगर आप सेम टाइप ऑफ, अगर मतलब लार्ज कैप अगर आप किसी का कंपेयर कर रहे हो अलग लार्ज कैप से, तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो चेक कर लेना कि कौन सी कंपनी का मतलब एवरेज एक्सपेंस रेशियो कितना है, उससे वो ज्यादा ना हो, ये देख लेना। तो जो पैसिव फंड होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, वहां पे उतना ज्यादा मैनेजमेंट का ये होता नहीं पार्टिसिपेशन, तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, लेकिन 1 to 2% के आसपास एक्सपेंस रेशियो होता है। ओके, उसके बाद होता है हमारा एग्जिट लोड। ओके, तो ये एग्जिट लोड थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट है, क्यों कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो कई म्यूचुअल फंड का क्या होता है, अगर आप स्पेसिफाइड पीरियड के पहले पैसे आपके अगर रिडीम करते हो, या अगर मान लो आपने आज इन्वेस्ट किया और कुछ दिनों में आपने 2 महीने में 3 महीने में अगर आपने रिडीम कर लिया, तो वहां पे होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड मतलब क्या कि ऐसा स्पेसिफाइड पीरियड, वहां पे जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में जाते हो वहां पे वो स्पेसिफिकली डिफाइन होता है कि हमारा कितना लॉक इन पीरियड है। अगर आप उसके पहले अगर आपका पैसा, मतलब मान लो कि 365 डेज किसी फंड का लॉक इन पीरियड है, तो अगर आप 365 डेज के अंदर अगर आपकी इन्वेस्टमेंट निकालते हो, तो वहां पे आपको 1% चार्ज लगता है, या 1 to 2% के आसपास ये भी होता है एग्जिट लोड। तो ये आपको लगता है आपकी जो भी मतलब अमाउंट होगी उस पर। तो ये भी चेक कर लेना किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कि वहां पे कोई एग्जिट लोड ना हो, अगर आपको वो शॉर्ट टर्म में अगर वो रिडीम करना है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहने देना है, तो वैसे तो मतलब 1-1.5 साल के अगर रहे तो वहां पे कुछ भी एग्जिट लोड नहीं रहता, लेकिन 1 साल से लेकर 1.5 साल तक अगर आप रिडीम करते हो तो वहां पे एग्जिट लोड होते हैं। वो आप एक बार किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले चेक कर लेना। ओके, उसके बाद आता है हमारा CAGR वर्सेस XIRR। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जब भी कभी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो, तो वहां पे दो चीजें आपको दिखेगी, एक दिखेगा CAGR और एक दिखेगा XIRR। मतलब आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पोर्टफोलियो पे आपको वो ये दो चीजें दिखेगी। तो CAGR मतलब क्या, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब हर साल आपने एक साल में कितना पैसा कमाया, ये हमें बताता है CAGR। मतलब क्या, मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसकी वैल्यू 5 साल बाद बन गई 2,43,000। तो ये CAGR मतलब क्या, हर साल आपने कितना पैसा, आपने कितना रिटर्न कमाया, ये आपको बताता है CAGR। लेकिन मार्केट, जैसे मैंने आपको बताया, मार्केट ऐसे ही नहीं चलता। तो मार्केट क्या, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ओके, और आप अगर SIP कर रहे हो तो आप कभी जनवरी में थोड़ा पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो 5,000 रुपये, फेब में कुछ कर रहे हो, अप्रैल में कुछ कर रहे हो, मई में कुछ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका रिटर्न बदल सकता है। तो इसी को कैलकुलेट करता है आपका XIRR। ओके, तो जो होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये क्या बताता है आपको, आपने जिस जिस पीरियड पे इन्वेस्ट किया उन सबसे कैलकुलेट करके आपका टोटल रिटर्न कितना आया। ओके, इसका मतलब क्या, अगर आप SIP स्टार्ट करते हो तो कुछ पैसा आज इन्वेस्ट होगा, 5,000 अगले महीने हो गए, उसके अगले महीने हो गए, तो CAGR ओवरऑल बता देगा कि यहां से लेके यहां तक हमने इतना कमाया। लेकिन XIRR आपको बताएगा कि आपके मनी पे आपने रियली में कितना रिटर्न जनरेट किया। तो कभी भी आपका पोर्टफोलियो देखते समय XIRR जरूर देख लेना, ताकि आपको एक फेयर पिक्चर दिख सके कि आपने रियली जितना भी इन्वेस्ट किया अलग 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 मंथ पे, वहां पे आपने कितना रिटर्न जनरेट किया। ये XIRR आपको एक प्रॉपर मतलब व्यू, आपका ट्रांसपेरेंट व्यू आपको दे देगा। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कभी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो, तो कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1 साल का रिटर्न देख लेते हैं और वहां पे वो कहते हैं कि पिछले साल इतना अच्छा रिटर्न आया तो अगले साल भी ऐसा हो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार कंपनियां 1 साल में अच्छा कर देती है, लेकिन वहां पे कंपनियां कंसिस्टेंटली उतना अच्छा नहीं करती, मतलब वो जो फंड है वो। तो ये इसके लिए हमें जरूरी हो जाता है यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखना। ओके, रोलिंग रिटर्न। ओके, तो जो हमारा नॉर्मल रिटर्न होता है वो क्या करता है, 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी
अगले साल तक का क्या रिटर्न है ये बता दिया, ये नॉर्मल रिटर्न हो गया हमारा 1 पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक क्या रिटर्न। लेकिन मार्केट में मान लो इस साल बहुत ही अच्छा मार्केट ने कर दिया, तो आपने इस साल का अगर रिटर्न देख लिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन आज तक फंड बहुत बुरा कर रहा था, ये आपने देखा ही नहीं। तो यहीं पे आपको रोलिंग रिटर्न चेक करना चाहिए। मतलब क्या कि आपको अलग अलग पीरियड का रिटर्न देखना चाहिए कि 1 to 5 ईयर में कितना रिटर्न दिया, 2 to 6 ईयर में उसने कितना रिटर्न दिया, 3 to 7 ईयर में आपको कितना रिटर्न दिया। ये अलग अलग टाइम पीरियड का जो आप रिटर्न देखते हो, वो अलग अलग टाइम पीरियड का रिटर्न देखना मतलब रोलिंग रिटर्न चेक करना। तो अलग अलग टाइम पीरियड का देखो, क्योंकि क्या होता है कई बार क्या होता है कि पिछले साल बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया ऐसा, लेकिन अगर उसके पीछे आप 2-3 साल जाओ तो बहुत बुरा रिटर्न आप आज तक फंड दे रहा था, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसी वजह से आप कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओ तो वहां पे रोलिंग रिटर्न जरूर चेक करना, ताकि आपको एक फेयर पिक्चर दिख सके कि हर साल कंसिस्टेंट उतना रिटर्न ये फंड दे रहा है या नहीं। अगर नहीं तो मतलब आपको वहां पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। एक आध साल तो कोई भी फंड दे देता है, अगर मार्केट अच्छा कर रहा हो तो हर एक फंड अच्छा रिटर्न दे देता है, लेकिन जब मार्केट बुरा कर रहा है तब इस फंड ने क्या रिटर्न दिया ये आपको चेक करने के लिए वहां पे आपको रोलिंग रिटर्न किसी भी फंड का देख लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ओके, तो अब हम आते हैं कि आपको अगर कौन सा भी म्यूचुअल फंड अगर चूज करना है तो वो कैसे करें। कैटेगरीज बता दिए, एक्सपेंस रेशो क्या होता है, रोलिंग रिटर्न क्या होता है, क्या क्या चेक करना है सब। लेकिन अब डायरेक्ट फाइनल डिसीजन कि भाई अभी म्यूचुअल फंड चूज करना है कैसे करें बता दें। तो सबसे पहले गोल सेट करो। तो गोल मतलब क्या कि डिफाइन करो कि आपको ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। अगर मुझे इस पैसे को 10-20 साल बाद चाहिए तो वो मैं ग्रोथ ओरिएंटेड ऑप्शन में डाल सकता हूँ, अगर जल्दी चाहिए डेप्थ ओरिएंटेड ऑप्शन में। तो गोल सेट करो एक कि कितने साल बाद मुझे ये पैसा चाहिए या किस गोल के लिए चाहिए, मतलब मुझे रिटायरमेंट के लिए चाहिए तो मैं अगर 20s-30s में हो तो ग्रोथ ओरिएंटेड ऑप्शन अभी चूज कर सकता हूँ। ओके, तो ये गोल सेट करो। उसके बाद टाइम होराइजन डिसाइड करो, कितने मतलब अगले साल के लिए चाहिए, 5 साल बाद चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, और उसके हिसाब से फंड चूज करो फिर। ओके, उसके बाद आपकी रिस्क कैपेसिटी देखो, अगर आप रिस्क ले सकते हो 20s-30s में हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, आप रिस्क ले सकते हो, तो आपको हाइब्रिड फंड या इक्विटी फंड की तरफ जाना चाहिए। ओके, इक्विटी फंड की तरफ जाओ, या आप हाइब्रिड फंड चूज कर सकते हो, या जैसे मैंने आपको बताया फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए एक ऑप्शन अच्छा हो सकता है अगर आप आपके 20s या 30s में हो तो। ओके, और करेक्ट कैटेगरी चूज करो आपका जो भी गोल होगा उसके हिसाब से। और पोर्टफोलियो की जो स्ट्रेटेजी है हमारी वो मतलब वहां पे क्या, एनालाइज द फंड्स पोर्टफोलियो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड स्टाइल, मतलब जो भी पोर्टफोलियो है उसकी स्टाइल क्या है इन्वेस्ट करने की, वो एग्रेसिवली इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं, या एग्रेसिवली डेब्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये भी चेक कर लो, ताकि आपका रिस्क रिटर्न वहां पे कितना रहेगा ये आपको एक नॉर्मल आइडिया वहां पे आ जाएगी। उसके बाद कॉस्ट कंसिस्टेंसी एंड रिस्क, मतलब कॉस्ट देख लो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका एग्जिट लोड होता है वो देख लो, एक्सपेंस रेशियो देख लो, और उसकी रिस्क एपिटाइट जो रिस्कोमीटर होता है वो एक पिक्चर में आपको दिख जाएगा। हर एक म्यूचुअल फंड को सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से वो दिखाना ही पड़ता है हर उनके वेबसाइट पे, तो आप वहां पे जाके उस पर देख सकते हो कि आप उसकी रिस्क ले सकते हो नहीं, वो आप चेक कर लेना। और हर एक साल मतलब 12 मंथ में, ज़्यादा नहीं बट हर एक साल एक बार आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करो कि अब तक कौन सा रिटर्न आपको अच्छा आया है, किस कौन से फंड ने अच्छा किया, आगे भी वो फंड अच्छा करेगा या नहीं। ये थोड़ा बहुत मतलब इतना कुछ नहीं, आपको 1 घंटे का ये काम रहेगा हर साल अगर आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करते हो तो। लेकिन एक थोड़ा रिव्यू कर लो कि कौन से फंड अच्छे कर रहे हैं, आगे कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है क्या। यहाँ से 5 साल पीछे अगर मैं जाता तो वहाँ तब आईटी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं आईटी ओरिएंटेड फंड चूज करता। लेकिन अब यहाँ से अगर मैं आगे जाऊँ तो रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सोलर हो गया, ईवी हो गया, इनमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, तो मैं उस रिलेटेड फंड में चूज करूंगा। ये थोड़ा सा रिव्यू कर लेना चाहिए हर साल, ताकि आपको एक फेयर पिक्चर और आपकी इन्वेस्टमेंट क्या चल रहा है क्या नहीं ये सब आपको दिख जाएगा। उसके बाद अब म्यूचुअल फंड के कुछ मिथ है, वो मिथ देख लेते हैं, और बिफोर इन्वेस्टिंग एक चेकलिस्ट में आपको देता हूँ, ये पॉइंट चेकलिस्ट कर लेना और इन्वेस्ट कर देना। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ताकि आप एक बेस्ट और इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। तो सबसे पहला मिथ जो है, म्यूचुअल फंड गारंटीड है, कभी नहीं। म्यूचुअल फंड गारंटी नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू या फंड की वैल्यू भी बढ़ेगी, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपका जो पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू भी गिरेगी। ओके, उसके बाद एसआईपी में लूज नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, एसआईपी में भी वही स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है, अगर स्टॉक गिरता है आपका पोर्टफोलियो गिरेगा, स्टॉक बढ़ता है आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। उसके बाद लो एनएवी मतलब चीप, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया, लो एनएवी मतलब वो फंड चीप है ऐसा हम नहीं कह सकते। एनएवी का जो कैलकुलेशन था वो हमने वहां पे देख लिया। ओके, 5 स्टार फंड जो होते हैं वो ऑलवेज बेस्ट होते हैं, ऐसा भी नहीं होता।
रोलिंग रिटर्न चेक करो, एक्सपेंस रेशियो चेक करो और आपके रिस्क के हिसाब से कोई भी फंड चूज करो। और पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न रह सकता है, पास्ट रिटर्न जो है वही फ्यूचर में रहेगा, ये भी नहीं होता। अगर आज तक मैं अब 2026 में वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक अगर आईटी जो फंड्स थे, आईटी ओरिएंटेड जो फंड थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन पिछले 1-2 साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा खराब रिटर्न दिया। क्यों? क्योंकि आईटी में थोड़ा एआई बबल की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई इंडस्ट्री पूरी। तो इसका मतलब जो आज तक के रिटर्न है वो आगे भी रहेंगे, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मार्केट की कंडीशन के हिसाब से ही आपका फंड भी परफॉर्म करेगा। तो इन्वेस्टिंग से पहले आपकी जो चेकलिस्ट है, सबसे पहले गोल डिसाइड कर लो कि किस गोल के लिए कोई भी फंड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो गोल कौन सा, गोल 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो भी होगा उसके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। टाइम होराइजन क्या है उस गोल का, कितने साल बाद है। ओके, उसके बाद रिस्क देख लो, आपकी रिस्क अंडरस्टैंड करो, वहाँ पे रिस्कोमीटर देखो कि कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, ये मुझे मैच करता है मेरे रिस्क को या नहीं। ओके, उसके बाद स्कीम की कैटेगरी देख लो, इक्विटी ओरिएंटेड है, डेप्थ ओरिएंटेड है, तो इक्विटी में रिस्क ज़्यादा रहेगी, डेप्थ में थोड़ी कम रहेगी। ओके, वो मैंने आपको बता दिया, तो उसके हिसाब से एनालिसिस कर लो। उसके बाद डायरेक्ट या रेगुलर है तो डायरेक्ट के ही तरफ जाओ, मतलब आपका वो वहाँ पे जो आपको फीस ज़्यादा लगती है वो आपकी कम हो जाएगी। ओके, उसके बाद ग्रोथ या आईडीसीडब्ल्यू है वो देख लो, मतलब क्या अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आईडीसीडब्ल्यू की तरफ जाओ, या अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो फिर आप वहाँ पे जा सकते हो। 20s 30s में तो ग्रोथ की तरफ फोकस करो। ओके, एक्सपेंस रेशियो चेक कर लो, इंडस्ट्री में जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से ये थोड़ा सा चेक करके देखो कि एचडीएफसी का आईसीआईसीआई का साथ चेक करके देखो कि दोनों का सेम है, ये किसका ज़्यादा है एक्सपेंस रेशियो। ओके, एग्जिट लोड चेक कर लो कि मतलब मान लो अगर आपको अगले साल अगर उसको रिडीम करना है, और अगर आपके उसके पहले अगर रिडीम करते हो 2 साल का, अगर उसको पहले अगर रिडीम करते हो तो एग्जिट लोड अगर लगने वाला होगा तो वो आपके एग्जिट लोड में 1-2% खा जाएगा, तो वो एक बार चेक कर लेना। ओके, उसके बाद उसका पोर्टफोलियो वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करता है वो पूरा डिस्क्लोजर होता है। अगर आप पेज पे भी जाते हो किसी भी ब्रोकिंग ऐप के या म्यूचुअल फंड के, तो वहाँ पे डिस्क्लोजर होता है कि हम इतना पैसा हमारा इस कंपनी में डाल रहे हैं, इतना पैसा हम रिलायंस में डाल रहे हैं, इतना पैसा हम एचडीएफसी में डाल रहे हैं, इतना पैसा हम टाटा में डाल रहे हैं, पूरा डिस्क्लोजर वहाँ पे होता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। इसके लिए हमारे जो डेडिकेटेड वीडियो है वो देख लो, ताकि आपको मतलब वो भी मैंने पूरे बनाए हुए कि एसआईपी स्टार्ट कैसे करना है, म्यूचुअल फंड चूज कैसे करना है, और हर एक टॉपिक के मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाए हुए, तो आप वहाँ पे जाके वो सब देख सकते हो। ओके, टैक्स के इम्प्लीकेशंस आपके हिसाब से, अगर आपको टैक्स कौन से स्लैब में आते हो, या टैक्स के लिए अगर आपको चाहिए तो ईल्स आप चूज कर सकते हो। ओके, और स्कीम डॉक्यूमेंट जो है हमारे एसआईडी KIM और फैक्ट शीट, मतलब फैक्ट शीट होती है जिसमें पूरे स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं कि हमारा एक्सपेंस रेशियो क्या है, हमारा हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्क कैपिटल कितने, सब 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 इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। तो वो अगर आप चाहो तो वो रीड कर सकते हो, नहीं तो आपको वेबसाइट पे पूरी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मतलब पूरा म्यूचुअल फंड का कोर्स मैंने बना दिया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और डेडिकेटेड में हर एक म्यूचुअल फंड को एनालिसिस करते हुए हर महीने कौन से म्यूचुअल फंड इस महीने के लिए आगे आने वाले पीरियड के लिए अच्छे, ये सब वीडियो बनाते रहता हूँ ताकि आप भी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो आप लो, आपके रिस्क के हिसाब से आप प्रॉपर एनालिसिस करके लो, लेकिन मैं एक सिर्फ ओवरऑल एक व्यू देता रहता हूँ कि यहाँ से कौन सी इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है या बाकी सब। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इससे ही सिंपलिस्टिक वे में आप भी फाइनेंस सीख सको और इन्फॉर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ।